शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 2। लगभग 3 महीने के बाद कलकत्ते के एक मेस में एक दिन तड़के आंख खुलने पर सतीश बिछौने पर इधर उधर करवटें ले रहा था। एकाएक तय किया कि आज वह स्कूल न जाएगा। वह यहाँ एक होम्योपैथिक स्कूल में पढ़ता था। इस नागा करने के इरादे ने उसके मन में अमृत की वर्षा सी कर दी। क्षण भर में ही उसके हाथ पैरों की भी सुस्ती जाती रही। शरीर चंगा हो उठा। वह प्रफुल्ल मुख से उठ बैठा और तंबाकू के लिए बार बार पुकारने लगा। उसकी कोठरी में प्रवेश किया सावित्री ने। वह सतीश से थोड़े ही फासले पर फर्श पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, नींद खुली बाबू? सावित्री इस मेस की चाकरानी है, साथ ही प्रबंध करने वाली भी है। वह और नौकरों की तरह काट कपट या चोरी नहीं करती, इसलिए मेस के खर्च के रुपए पैसे सब उसी के हाथ में रहते हैं। उसके शरीर की इकहरी अति सुश्री गढ़न है। अवस्था अंदाजन 27-28 के लगभग होगी, लेकिन चेहरा देखकर किसी तरह कोई इतनी अवस्था का अनुमान नहीं कर सकता। सावित्री साफ धुले कपड़े पहनती थी और उसके दोनों होंठ हर घड़ी दोक्ता के रस से रंगे रहते थे। वह जैसे हंसकर बात करना जानती थी, वैसे ही उस हंसी का मूल्य भी अच्छी तरह समझती थी। घर के सुख से वंचित मेस में रहने वाले सभी बाबुओं पर वह एक आंतरिक स्नेह और ममता रखती थी। पर अगर कोई उसकी बड़ाई करता था तो कहती थी कि अगर मैं आपकी सेवा यत्न से ना करूंगी तो आप मुझे रखेंगे ही क्यों बाबू? इसके सिवा घर लौटकर मालकिनों के आगे मेरी निंदा करके कहेंगे कि मेस में ऐसी नौकरानी है कि पेट भर खाने को भी नहीं देती। इस अबजस से तो थोड़ी मेहनत करना भला है। यूं कहकर हंसती हुई काम करने चली जाती थी। मेस के बाबुओं में केवल सतीश ही सावित्री को नाम लेकर पुकारता था, हंसी दिल्लगी भी करता था और जब तब बख्शीश भी दिया करता था। सच तो यह है कि सतीश के ऊपर सावित्री का स्नेह कुछ अधिक मात्रा में था। जान पड़ता है इसी कारण दिन भर सारा कामकाज करते हुए भी सावित्री अपनी एक आंख और एक कान इस उन्नत बलिष्ठ सुंदर युवक की ओर लगाए रहती थी। मेस के सब लोग इस बात को जानते थे और उनमें से कोई हंसी में इधर इशारा करने से भी ना चूकते थे। सावित्री उत्तर न देती थी और होंठ दबाकर हंसती हुई काम करने चली जाती थी। सतीश ने कहा, हाँ नींद खुली, कहकर तकिए के नीचे से 1 रुपया ठंड से सावित्री के आगे फेंक दिया। सावित्री ने रुपया उठाकर कहा, सवेरे सवेरे क्या लाना होगा? सतीश ने कहा, सौंदेश मिठाई, लेकिन मेरे लिए नहीं। रुपया अभी अपने पास रख लो, रात को अपने बाबू के लिए खरीद कर ले जाना। सावित्री ने चिढ़कर रुपया सतीश के बिछौने पर फेंक दिया। कहा, अपना रुपया रख लीजिए, मेरे बाबू को सौंदेश नहीं रुचते। सतीश ने रुपया फिर सावित्री के आगे फेंक दिया और अनुनय के स्वर में कहा, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है सावित्री, ले लो, इसे तुम किसी तरह फेर नहीं सकोगी। मैंने सचमुच तुम्हारे बाबू को मिठाई खाने के लिए दिया है। सावित्री ने मुंह लटकाकर कहा, जब देखो तब आप औरतों की तरह अपने सिर की कसम रखते हैं, यह आपका बड़ा अन्याय है। बाबू आबू मेरे कोई नहीं है, मेरे बाबू आप लोग हैं। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा लाओ दे दो रुपया, लेकिन कहो हम लोगों के सिवा और कोई बाबू अगर हो तो मर जाए। सावित्री को हंसी आ गई, बोली, मेरा बाबू क्या आपकी सौत है जो उसे कोसते हो? सतीश ने हंसकर कहा, मैं उन्हें कोसता हूँ? मैं तो उन्हें मीठे मीठे सौंदेश खिलाता हूँ। सावित्री ने मुंह फेरकर हंसी के वेग को दबाया, फिर एकाएक गंभीर होकर कहा, नौकर चाकरों के साथ इस तरह बातचीत करने से वे मुंह चढ़ जाते हैं, दबते नहीं। जरा समझ बूझ कर बात करनी चाहिए बाबू, नहीं तो लोग निंदा भी करते हैं, बदनामी भी होती है। इतना कहकर रुपया उठाकर वह कोठरी के बाहर चली गई। दम भर बाद ही लौट आकर बोली, आज इस वक्त क्या खाना पकेगा? रसोई से संबंध रखने वाली सभी बातों की सतीश को अच्छी जानकारी है। इस विषय में वह एक गुणी आदमी है। यह परिचय सावित्री पहले ही पा चुकी थी। इसी कारण रोज सवेरे एक बार आकर इस संबंध में सतीश की आज्ञा वह ले जाती थी और खुद सामने खड़ी रहकर अपनी देख रेख में महाराज से सारी रसोई सालन वगैरह अच्छी तरह बनवाती थी। रसोई में कोई त्रुटि नहीं रहने पाती थी। इस बीच में नौकर तमाकू चिलम भरकर रख गया था। सतीश बिछौने पर करवटिया लेकर बोला, जो तुम्हारी मर्जी हो। सावित्री ने कहा, अच्छा नाराज हो गए? सतीश ने दीवार की ओर मुंह फेरकर तमाकू पीते हुए कहा, क्यों, क्या मैं मर्द नहीं हूँ? नाराज क्यों ना हूँ? क्या गुस्सा बेच खाया है? आज मैं खाऊंगा भी नहीं। सावित्री ने कहा, जान पड़ता है कहीं और न्योता है। खैर वह चाहे जो हो सतीश बाबू,
मैं कह ही देती हूँ, स्कूल आपको जाना ही पड़ेगा, नागा ना कर सकोगे। इस थोड़े से समय में ही रोज स्कूल जाने का नियम सतीश को एक बोझे की तरह दबा बैठा था। यह काम एक भार प्रतीत हो रहा था और अनेक बहाने करके उसने पढ़ाई में नागा करना शुरू कर दिया था। सावित्री इसे लक्ष्य करके बराबर देख रही थी। सतीश हड़बड़ाकर उठ बैठा और कृत्रिम क्रोध के स्वर में बोला, देखो, कह ही देता हूँ, शुभ कर्म में शुरू से ही टोक न लगाओ। सावित्री ने कहा, ठीक है, एंट्रेंस पास करने में 22 बरस बीत गए, अब यह डॉक्टरी पास करने में शायद 62 बरस लग जाएं। सतीश ने और भी क्रोध का नाटक करते हुए कहा, झूठ ना बोलो सावित्री, मैंने एंट्रेंस कब पास किया है? सावित्री को हंसी आ गई, बोली, वह भी पास नहीं किया? सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, ना, जलमुहे मास्टरों ने मुझे पास करने के लिए जाने ही नहीं दिया। सावित्री को इतने जोर की हंसी आई कि वह मुंह में कपड़ा देकर हंसने लगी। फिर बोली, तो फिर यह क्या होगी? सतीश ने पूछा, क्या? सावित्री ने कहा, यही डॉक्टरी। सतीश ने क्षण भर चुप रहकर कहा, अच्छा सावित्री, बता सकती हो गधे की तरह लोग परीक्षा कैसे पास करते हैं? सावित्री ने हंसी को दबाकर कहा, गधे की तरह के लोग? लेकिन गधे नहीं, जो सचमुच गधे हैं वे नहीं पास कर सकते। सतीश ने व्यस्त भाव से एक बार दरवाजे के बाहर गर्दन निकालकर देख लिया। इसके बाद जमकर बैठ गया और कुछ गंभीर होकर ही बोला, कोई अगर सुन पावे तो सचमुच निंदा करेगा। मेरे मुंह के सामने खड़े होकर मुझे गधा कह रही हो, इसकी कोई कैफियत नहीं दी जा सकेगी। हाय रे, भाग्य के दोष से सावित्री आज एक मेस की दासी है। हाय रे, भाग्य के दोष से सावित्री आज एक मेस की दासी है। इसी से उसने इस आघात को सह लिया। बोली, ठीक है, कहकर ही धीरे धीरे कोठरी के बाहर चली गई। सतीश फिर आलसी की तरह बिस्तर पर लेट गया। उसके मन के भीतर कामकाज से शून्य सारे दिन का जो उज्जवल चित्र उभरता आ रहा था, वह सावित्री के पूर्वोक्त कथन और पढ़ाई में नागा ना करने देने के निर्णय को सुनकर बहुत कुछ फीका पड़ गया। और सावित्री जिस व्यथा को लेकर चली गई, उसने भी सतीश की छुट्टी के आनंद को नहीं बढ़ाया। साथ ही यद्यपि उसने मन ही मन समझ लिया कि आज पढ़ाई की नागा करने से कुछ लाभ ना होगा, तथापि कुछ ना करने के लोभ को भी वह छोड़ ना सका और चेहरे पर आलस्य तथा खीज का भाव लिए हुए बिछौने पर पड़ा रहा। लेकिन ठीक समय पर नहाने की पुकार हुई। सतीश उठा नहीं, बोला, जल्दी क्या है, आज तो अब मैं जाऊंगा नहीं। सावित्री ने कोठरी में प्रवेश करके कहा, ना, यह ना होगा, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, जाइए स्नान करके आप खा लीजिए। सतीश ने कहा, तुमको क्या मेरा ट्रस्टी बना दिया गया है जो इस तरह जोर जबरदस्ती कर रही हो? आज तो बस पादमेकम ना गच्छामि, बंदा टस से मस नहीं होने का। सावित्री जरा मुस्काई, बोली, अच्छा, ना जाइएगा तो स्नान करके भोजन तो कर लीजिए। आप नहीं देखते आपके इस आलसीपन से मेस के नौकर चाकरों को तकलीफ होती है? सतीश ने कहा, ये कैसे नौकर चाकर हैं कि 9 भी नहीं बजे और उन्हें तकलीफ होने लगी? ना, यह डेरा मुझे बदलना ही होगा, नहीं तो दिख पड़ता है मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। सावित्री को हंसी आ गई, बोली, तो मुझे भी बदलना होगा। इतना कहकर अनायास मुंह से निकल गई बात को दबाने के लिए कह उठी, लेकिन तब तक आपको निश्चय ही इस मेस का नियम मानकर चलना होगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा। लीजिए, उठिए, दिन चढ़ता जा रहा है। कहकर वह सतीश की धोती और अंगोछा गुसल खाने में रख आने के लिए तेजी के साथ कोठरी से निकल गई। सतीश नित्य नियम से संध्या पूजा किया करता था। आज वह स्नान करके आया तो पूजा के आसन पर बैठकर देर करने लगा। सावित्री 2-3 बार देख गई, फिर आकर कोठरी के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर से ही पुकार कर बोली, अब देर क्यों कर रहे हैं? परोसी गई थाली एकदम ठंडी हो गई है। आप स्कूल ना जाइएगा, दया करके 2 कौर खाकर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। सतीश और भी 5 मिनट तक बैठा रहा, फिर आसन से उठकर बोला, जानती हो पूजा पाठ में गड़बड़ मचाने से क्या होता है? सावित्री ने कहा, आप भी जानते हैं पंचपात्र, आचमनी, गंगा जल सामने रखकर ढोंग रचने से क्या होता है? सतीश ने आंखें ऊपर चढ़ाकर कहा, मैं ढोंग कर रहा था? कभी नहीं। सावित्री कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, जान पड़ता है मुफ्त दवा करने के लिए अच्छी तरह सीखने की, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बड़े आदमियों के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए और गरीब लोगों के लिए अधकचरा। लेकिन आपकी अधूरी शिक्षा भी कैसे हो सकेगी? आप चले जाएंगे तो विपिन बाबू को ना बड़ी कठिनाई होगी। विपिन बाबू के उल्लेख से लज्जित होकर सतीश ने कहा,
कठिनाई क्या होगी, मुझ जैसे मित्र उनको ढेरों मिल जाएंगे, इसके सिवा उनके यहाँ मैं नहीं जाता। सावित्री ने अचंभे में आकर कहा, नहीं जाते? तो फिर उनको गाना बजाना कौन सिखाता है? सतीश ने बहुत ही खींच कर कहा, गाना बजाना क्या मैं सिखाता हूँ उसे? सावित्री ने तटस्थ भाव से कहा, क्या जाने बाबू, लोग तो यही कहते हैं। सतीश ने कहा, कोई भी नहीं कहता, यह तुम्हारी मन घड़ंत है। सावित्री ने कहा, लोग आपको विपिन बाबू का मुसाहब जो कहते हैं, यह भी क्या मेरी मन घड़ंत है? यह बात सुनकर सतीश आग बबूला हो उठा। इसका कारण था विपिन के साथ उसकी घनिष्ठता पर लोग नुक्ताचीनी और समालोचना करते थे, और उस समालोचना का फल साधारणतः क्या होता है यह उसका जाना था। कलकत्ते में रहने वाले विपिन की आर्थिक अवस्था और उसके आमोद प्रमोद के असीम साज सरंजाम के बीच प्रवासी सतीश का स्थान लोगों की दृष्टि में नीचा ही होगा। यह सतीश के हृदय का उत्कंठापूर्ण संशय इस समय सावित्री की कड़ी चोट से एकदम उग्र मूर्ति धारण करके प्रकट हो पड़ा। उसकी दोनों आंखें जैसे जल उठी। उसने गरज कर कहा, क्या कहा? मैं मुसाहब हूं? कौन कहता है? सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, किसे बताऊं बाबू? जाऊं राखाल बाबू के बिछौने धूप में डालाऊं? सतीश ने वैसे ही स्वर में कहा, बिछौने रहने दो, पहले नाम बताओ। सावित्री ने हंसकर कहा, कुमुदनी कहती है। कुमुदनी विपिन बाबू की रखैल थी। उसी को गाना बजाना सिखाने की बात सावित्री ने कही थी। सतीश ने विस्मित होकर पूछा, उसे तुमने कैसे जाना? सावित्री ने कहा, उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए बुला भेजा था। सतीश ने कहा, तुमको? उसका साहस तो कम नहीं है, तुमने क्या कहा? सावित्री ने कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, सोच रही हूँ। महीना यहाँ से अधिक है, काम कम है, इसी से लोभ होता है। सतीश की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने कहा, कुछ नहीं, यह विपिन की चाल है, वह प्रायः तुम्हारा नाम लेता है। सावित्री ने हंसी दबाकर कहा, नाम लेते हैं? तब तो जान पड़ता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। सतीश ने सावित्री के मुख पर क्रोध से भरी दृष्टि डालकर कहा, देखो, पसंद करना मैं निकाले देता हूँ। 100 रुपए जुर्माना देने के बाद से मैंने फिर इस बदमाश की खबर नहीं ली। अब देखता हूँ फिर कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, तुम जाओ। सावित्री चली गई। राखाल बाबू के बिछौने धूप में डालकर चटपट लौट आई। खिड़की की दराज से देखा, सतीश कुर्ता पहन चुका है और संदूक खोलकर नोटों का बंडल चुपके से जेब के भीतर रख रहा है। सावित्री दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर दोनों हाथों से राह रोककर बोली, कहाँ की तैयारी है? सतीश ने कहा, काम है, रास्ता छोड़ो। सावित्री ने कहा, क्या काम है, जरा मैं भी तो सुनूं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, हट जाओ। सावित्री हटी नहीं, हंसकर बोली, देखती हूँ भगवान ने आपको किसी गुण से वंचित नहीं किया, पहले जुर्माना भी दिया जा चुका है। सतीश ने भौं सिकोड़ी, मुंह से कुछ नहीं कहा। सावित्री ने कहा, यह तो आपकी बड़ी जबरदस्ती है। मेरा जहां जी चाहेगा वहां काम करूंगी, जहां ना चाहेगा नहीं करूंगी। इसके लिए आप क्यों लड़ना झगड़ना चाहते हैं? सतीश ने कहा, झगड़ा करूं या ना करूं मेरी मर्जी, तुम क्यों राह रोकती हो? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा जरा ठहरिए, मैं जब आ जाऊं तब जाइएगा। सतीश लौटकर जैसे अपने पलंग पर बैठा, वैसे ही सावित्री ने फुर्ती से कोठरी के बाहर आकर दरवाजे की सांकल चढ़ा दी और खिड़की के पास से वह धीरे धीरे कह गई कि जब तक आप शांत ना होंगे दरवाजा नहीं खोलूंगी, नीचे जाती हूँ। इतना कहकर वह सचमुच नीचे उतर गई। बाहर न जा पाकर सतीश क्षण भर चुपचाप बैठा रहा, फिर कुर्ता उतारकर फर्श पर फेंक दिया और पलंग पर पड़ा रहा। विपिन से सतीश का परिचय इलाहाबाद में हुआ था। कलकत्ते में आकर वह परिचय घनिष्ठता में बदल जाने पर भी सतीश खुद भी यह लक्ष्य कर रहा था कि इस डेरे में विपिन का आना जाना अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ गया है। आज सावित्री की बातों से उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गया। विपिन सतीश का मित्र और बड़ा आदमी था, इसलिए इस मेस में उसका यथेष्ट सम्मान और आदर था। सतीश की गैर हाजिरी में भी विपिन के आदर सत्कार में कोई त्रुटि ना हो, यह भार स्वयं सतीश ने सावित्री के ऊपर डाल दिया था। डेरे में लौटने पर जब तब सतीश को यह खबर मिलती थी कि इस खातिर तवज्जो को विपिन पूरी मात्रा में वसूल कर लेता है। इस सरल उदारता की तुलना में विपिन की यह कुत्सित लंपटता आज सतीश को घोर कृतज्ञता जान पड़ी और तीक्ष्ण कांटे की तरह उसके मन में खटकने लगी। अपने प्रति विपिन का सौहार्द और घनिष्ठता दिखाना, आमंत्रण निमंत्रण सब क्षण भर में ही उसे विष सा जान पड़ने लगा। बाहर तो वह चुपचाप पड़ा हुआ था, किंतु उसके भीतर मर्मभेदी रोष और प्रतिहिंसा
पिंजड़े में बंद हिंस्र पशु की तरह इधर से उधर चक्कर काटने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद लौटकर सावित्री ने खिड़की के बाहर से ही धीमे स्वर में कहा, क्रोध शांत हुआ बाबू? सतीश ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दरवाजा खोलकर सावित्री कोठरी के भीतर आ खड़ी हुई, बोली, अच्छा बतलाइए तो, यह आपकी कैसी जबरदस्ती है? सतीश ने किसी और देखे बिना ही कहा, काहे की जबरदस्ती? सावित्री ने कहा, सभी अपनी भलाई खोजते हैं, अपना लाभ देखते हैं। मुझे अगर कहीं कोई अच्छी नौकरी मिलती हो तो आप उसमें बाधा क्यों डालते हैं? सतीश ने उदास भाव से कहा, मैं क्यों बाधा डालूंगा? तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अवश्य जा सकती हो। सावित्री ने कहा, इधर तो यह कहते हैं, लेकिन उधर मेरे नए मालिक से मारपीट करने की तैयारी करते हैं। सतीश उठ बैठा, बोला, तुम ऐसी जगह पर क्या करती सावित्री? तुम्हारी चीज को अगर कोई धोखा देकर ले जाए? सावित्री ने कहा, मैं क्या आपकी चीज हूं? इतना कहकर सावित्री मुस्कुराई। सतीश ने लज्जित होकर कहा, दूर, यह नहीं, किंतु। सावित्री ने कहा, किंतु परंतु की कोई जरूरत नहीं, अब मैं वहां काम करने नहीं जाऊंगी। सतीश का कुर्ता जमीन पर पड़ा हुआ था। सावित्री ने उसे उठा लिया और जेब से सब नोट निकाल लिए। बक्स में ताली लगी ही हुई थी। नोटों का बंडल बक्स में रखकर उसे बंद कर दिया और ताली को अपने पास के गुच्छे में डालते डालते कहा, चाबी मेरे पास है, रुपयों की जब जरूरत हो मुझसे मांग लीजिएगा। सतीश ने कहा, अगर तुम चुरा लो तो? इसके जवाब में हंसी को होठों में दबाती हुई सावित्री ने आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा झट से पीठ पर डाल दिया। फिर कहा, मैं चोरी करूंगी तो आपको बुरा ना लगेगा। सतीश क्षण भर सावित्री के मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखता रहा। उस क्षणिक दृष्टि में उसने सावित्री में क्या देख पाया वह वही जाने। वह जैसे चौंक उठा, बोला, सावित्री, तुम्हारा घर किस देश में है? सावित्री ने जवाब दिया, बंगाल में। सतीश बोला, इससे अधिक कुछ नहीं बताओगी? सावित्री बोली, ना। सतीश बोला, अच्छा, गांव जिले का नाम ना बताओ, जाति तो बताओगी? सावित्री ने हंसकर कहा, जाति ही जानकर क्या करोगे? मेरे हाथ की रोटी तो नहीं खाइएगा? सतीश बोला, यह तो संभव नहीं, लेकिन जोर देकर पूरी तौर से ना भी नहीं कह सकता। सावित्री की आंखें चमक उठी। क्षण भर अपने दोनों विशाल नेत्र सतीश के मुख पर टिकाकर वैसे ही हंस पड़ी। बच्चों की तरह सिर हिलाकर कंठ स्वर में अनिर्वचनीय दुलार भरकर बोली, ना, नहीं कह सकते। भला क्यों, बताइए तो? अकस्मात सतीश के सिर पर भूत सवार हो गया। उसके हृदय का रक्त जैसे नाच उठा। उसके मुंह से उसी क्षण गाढ़े स्वर में निकल गया, यह तो नहीं जानता सावित्री, लेकिन अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर दो तो नहीं करना मेरे लिए कठिन है। सावित्री बोली, कठिन है? अच्छा, किसी दिन देखा जाएगा। इसके बाद ही एकाएक यह कहती हुई कि अरे, रखाल बाबू का छोटा तकिया तो धूप में डालना भूल ही गई, फौरन कोठरी के बाहर हो गई। एक बात सुने जाओ सावित्री, कहते हुए सतीश ने सहसा सामने झुककर उसके आंचल का एक छोर पकड़ लिया। सावित्री दोनों आंखों से बिजली बरसाती हुई, छी, जाती हूं, कहकर एक झटके से आंचल छुड़ाकर तेजी के साथ चल दी। एकाएक जैसे एक दुर्घटना हो गई। क्या से क्या हो गया? सावित्री के इस अकस्मात डरकर भाग खड़े होने, इस दबी आवाज से जाती हूं कहने और आंखों की बिजली ने वज्र की आग की तरह सतीश की सारी दुर्बुद्धि को पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। कुत्सित लज्जा के धिक्कार से उसका सारा शरीर शूल में बिंधे हुए सर्प की तरह सिकुड़ सिकुड़ उठने लगा। उसे जान पड़ा, इस जन्म में अब वह सावित्री को मुंह नहीं दिखा सकेगा। सावित्री किसी प्रयोजन से कहीं फिर न आ पड़े, इस आशंका से वह तुरंत एक चादर लेकर आंधी की तरह बाहर निकल गया। 3-4 सीढ़ियां उतरने को बाकी थी जब सतीश ने ऊपर से सावित्री की आवाज फिर सुनी। वह रसोई घर से दौड़ती हुई आकर गर्दन बढ़ाकर सतीश को पुकार कर कह रही थी, खा पीकर घूमने जाइएगा बाबू, नहीं तो लौटने में अगर देर हुई तो सब सामान खराब हो जाएगा। लेकिन सतीश ने जैसे सुना ही नहीं। इस तरह वह तेजी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन सवेरे जब सावित्री यह पूछने आई कि आज खाना क्या बनेगा, तब सतीश ने धीरे धीरे कहा, कुछ ख्याल न करना सावित्री। सावित्री ने विस्मय की वाणी में पूछा, काहे का ख्याल न करूं? सतीश सिर झुकाकर चुप रह गया। सावित्री ने धीरे से हंसकर कहा, आप भी खूब हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, बतलाइए क्या क्या बने? सतीश ने कहा, मैं नहीं जानता, जो तुम्हारा जी चाहे बनवाओ। अच्छा, कहकर सावित्री निकल गई। फिर दोबारा नहीं पूछा। लगभग 2 घंटे के बाद लौटकर बोली,
क्या बात है, बताइए तो। आज भी क्या वही पादमेकम न गच्छामि? सतीश चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज गया है बाबू। देर हो जाने की खबर से सतीश ने तनिक भी घबराहट नहीं प्रकट की। बोला, बस जाने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सावित्री ने कहा, क्या नहीं अच्छा लग रहा है? पढ़ने जाना। सतीश मन ही मन खींच रहा था, जवाब नहीं दिया। सतीश का मुख देखकर सावित्री ने यह बात जान ली। क्षण भर चुप रहकर धीमी आवाज में कहा, लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लगता? अब शायद औरत का आंचल पकड़कर खींचना अच्छा लगता है। जाइए अपने स्कूल, व्यर्थ यहाँ पड़े रहकर उपद्रव ना कीजिएगा। सावित्री की इस झिड़की में यद्यपि हार्दिक स्नेह और सतीश का भला चाहने के सिवा और कुछ नहीं था, तथापि उसके कहने का ढंग और मुख मुद्रा ऐसी थी कि सतीश को जान पड़ा जैसे उसके सारे शरीर में करेंच मसल दिया हो। देखते ही देखते उसका मुख और आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने कहा, देखता हूं तुम जबान संभाल कर बोलना नहीं जानती, जो मुंह में आता है वही कह उठती हो। मुंह लगाने से कुत्ता ही सिर पर नहीं चढ़ता, मनुष्य को भी चिताना पड़ता है। यह तो गाली गलौज है। सावित्री क्षण भर चुप रही, फिर स्वर और भी धीमा करके बोली, चिताना तो पड़ता ही है सतीश बाबू, नहीं तो आपको ही क्यों चिताना पड़ता कि यह भले आदमियों का डेरा है, रासलीला का स्थान वृंदावन नहीं है। इतना कहकर सावित्री तेजी के साथ वहां से चली गई। दुख और विस्मय से सतीश स्तंभित हो गया। यह तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सावित्री इस तरह वाक्यवाणों से उसे भेज सकती है। बड़ी देर तक वह उसी तरह बैठा रहा, फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ और किसी तरह स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने बाहर चला गया। उस दिन भर उसका अपमान की चोट खाया पीड़ित क्षुब्ध चित्त अपनी प्रवृत्ति को फटकारता रहा, और जितना ही उसे अपने इस अचिंतित अद्भुत व्यवहार का कोई तात्पर्य ढूंढे नहीं मिला, उतना ही उसके मन के बीच यही एक बात बार बार आ जाकर आरी की तरह काटने लगी। क्यों उसने आंचल पकड़ा था? सावित्री से वह क्या बात कहना चाहता था? सावित्री अगर इस तरह भाग ना जाती तो वह क्या कहता और क्या करता? निरंतर इसी तरह के तीखे प्रश्न करके उसका अपना अपदस्थ क्रुद्ध अंतःकरण सावित्री की बात से भी बढ़कर निष्ठुर भाव से लगातार उसे पीड़ित करने लगा। इस तरह वह दिन भर अपने अस्त्र से ही आप क्षत विक्षत होता रहा। दिन समाप्त होने पर शाम को गंगा के किनारे जा पहुंचा और नाव पर गंगा की हवा खाने का निमंत्रण दे रहे मांझियों के मधुर आग्रह और विनीत प्रार्थना के आक्रमण से किसी तरह जान बचाकर वह एक पत्थर की शिला पर निर्जीव की तरह बैठ गया। कल जब सावित्री के सामने अचानक मानसिक दुर्बलता प्रकट हो पड़ी, तब लज्जा के मारे वह मेस से सांस रोककर भाग खड़ा हुआ था। उस लज्जा में जैसे कुछ माधुर्य मिला हुआ था, जैसे किसी ने आड़ में रहकर उसमें हिस्सा बटाया था। किंतु आज सावित्री के व्यंग की आग में उस रस की आखिरी बूंद तक सूख गई और यह उसकी निस्संग लज्जा सर्वथा शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में चुभ गई। उस दिन उसके आत्म संभ्रम का सिर झुक गया, किंतु आज उसकी गर्दन टूट गई। और सबसे अधिक उसे यह दुख खटकने लगा कि उसने इस स्त्री से आज तक जितनी हंसी दिल्लगी की है, उस सब का आज एक कुत्सित अर्थ लगाया जाएगा। कल सवेरे तक उसके हास परिहास में निर्दोष विनोद के सिवा सचमुच दूसरा कोई मतलब नहीं था, किंतु आज के निर्जन मध्याह्न के तनिक से असंयम के बाद वह बात जबान पर लाने का भी रास्ता नहीं रहा। इस बात पर सावित्री किसी तरह विश्वास नहीं करेगी कि उसके मन में बहुत दिनों से छिपी हुई आसक्ति मौके की ताक में नहीं थी। वह अपने मन में कहेगी, इस भले मानुष के मन में यह था, लेकिन उसके मन में तो कुछ नहीं था। यह सच्चाई समझाकर कहने का समय और सुयोग उसे कब मिलेगा? वह सच्चरित लड़का नहीं है और इसकी लज्जा भी उसे कुछ अधिक नहीं थी, किंतु ढोंगी होने की बदनामी वह कैसे सहन करेगा? उसने मन में कहा, वह अगर चोर है तो चोर की तरह सेंध काटने का साबल हाथ में लिए क्यों नहीं पकड़ा गया? सावित्री मन ही मन हंसकर कहेगी कि यह साधु बना हुआ आदमी जटा कमंडलू धारण कर हाथ के त्रिशूल से सेंध काट रहा था, इतने में पकड़ लिया गया। बदनामी या अपवाद की कल्पना उसे भूसी की आग में जलाने लगी। इसी तरह बैठे बैठे कितनी रात बीत गई, यह उसे मालूम नहीं हुआ। कब नदी का भाटा समाप्त हो गया और ज्वार से बढ़ा हुआ पानी उसके पैरों तक आ गया। कब कलकत्ते की अली गली गैस के प्रकाश से जगमगा उठी। कब सिर के ऊपर आकाश काला हो गया और तारे निकल आए, इसकी कुछ भी खबर उसे नहीं हुई। जाड़े की नदी तट की ठंडी हवा लगने से वह जड़ाने लगा। ऊपर की चटकल की घड़ी में 12 बज गए।
तब सतीश उठकर अपनी मेस की ओर चला। इस समय वह शायद कुछ देर के लिए अपनी काल्पनिक आशंका की बात भूल गया था, लेकिन चलते-चलते मेस की दूरी जितनी घटती गई, उतना ही उसका मन फिर उसी पश्चाताप से संकुचित होने लगा। अंत में गली के मोड़ पर आकर यह दशा हो गई कि पैर आगे नहीं उठते थे। धीरे-धीरे किसी तरह वह मेस के सदर दरवाजे के सामने आ पहुंचा। वहां चुपचाप कुछ देर खड़ा रहा। मेस में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई कहीं जाग रहा है ऐसा नहीं जान पड़ा। यद्यपि वह जानता था कि इतनी रात को सावित्री निश्चय ही अपने घर लौट गई होगी, तथापि दरवाजे में धक्का देने या पुकारने का साहस नहीं हुआ। उसे डर लगने लगा कि कहीं सावित्री ही आकर दरवाजा न खोले। ठीक इसी समय किवाड़ आप ही खुल गए। क्षण भर तो सतीश कुछ बोल ही नहीं सका। उसके बाद कहा, कौन? बिहारी? बिहारी बोला, हाँ बाबू। सतीश बोला, सब लोग खा पी चुके? बिहारी बोला, जी हाँ। सतीश ने पूछा, नौकरानी चली गई? बिहारी बोला, जी हाँ, मुझे बैठे रहने को कहकर अभी गई है। सुनकर सतीश की जान में जान आई। खुश होकर नौकर से दरवाजा बंद करने के लिए कहकर प्रफुल्ल मुख से वह ऊपर चला गया। बिहारी ने आकर कहा, बाबूजी आपका खाना? सतीश ने कहा, खाना रहने दो, मैं भोजन कर आया हूँ। बिहारी ने कहा, आपके पान और पानी उस टेबल पर रखा है। सतीश ने कहा, अच्छा तुम जाकर सो। बिहारी के जाने पर सतीश भी बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। झगड़ा करने के बाद से सावित्री का मन खराब हो रहा था। सतीश ने उसे कड़वी बात अवश्य कही थी, लेकिन उसने बदले में कटु वचन कहकर उचित नहीं किया। यह पछतावा दोपहर भर सावित्री को क्लेश देता रहा। इसी से संध्या के उपरांत किसी समय एकांत में क्षमा याचना कर लेने की आशा से सावित्री सतीश के आने की राह देखती रही। लेकिन जब शाम बीत गई तब उसकी आशा आशंका में बदलने लगी। वह जानती थी कि इस कलकत्ते में विपिन की बैठक के सिवा और कहीं सतीश के जाने का स्थान नहीं है। इसी से सबसे पहले उसे यह भय हुआ कि सतीश उसी मंडली में जाकर न मिल गया हो। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, सतीश नहीं आया। उसके और कहीं जाने की बात सोच न पाने के कारण संशय जब दृढ़ विश्वास के रूप में बदल गया, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो उठा। वास्तव में उसे यह सोचकर घृणा मालूम होने लगी कि वह क्षमा मांगने के लिए ऐसे आदमी की राह देख रही है। इसी कारण बिहारी से बैठे रहने के लिए कहकर सावित्री बहुत रात गए अपने घर लौट गई। घर जाकर बिछौने पर पड़ी रही, पर आंखों में नींद नहीं आई। उसकी सारी देह न जाने किसी एक अद्भुत अशांति अथवा बेचैनी के साथ सवेरा होने के लिए छटपटाने लगी। कोठरी में रखी छोटी टाइम पीस घड़ी में रात के सब घंटे बज गए। उसने जगे रहकर उनकी आवाज सुनी और अच्छी तरह उजियाला होने की प्रतीक्षा न कर पा सकने के कारण नींद की खुमारी में ही उठ बैठी। धोती कपड़े बदलकर मुंह में आंखों में पानी के छींटे देकर घर से निकल पड़ी। उस समय राह में मारवाड़ी स्त्रियां दल बांधकर गाती हुई गंगा स्नान करने जा रही थी। उधर देखकर सावित्री ने जैसे कहा, माँ गंगा, जाकर सब अच्छा ही देखूं। वैसे ही उसके दोनों होंठ कांप उठे और आंखों में गर्म गर्म आंसू उमड़ आए। कल्पित आशंका से सारे मन को परिपूर्ण करके तेजी के साथ चलते चलते 1000 बार उसने मन ही मन कहा, वह अच्छे रहें, जो जी चाहे करें पर अच्छे रहें। मेस में आकर कई बार पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाजा खोलते ही खबर दी कि सतीश बाबू बहुत रात गए आए थे और कहीं से खा पी कर आए थे। इस वृद्ध को मालूम था कि यह खबर पहले ही दे देने की जरूरत है। सावित्री ऊपर जीने पर चढ़ रही थी, रुककर खड़ी हो गई। माथा सिकोड़ कर पूछा, शायद भोजन नहीं किया? बिहारी ने कहा, नहीं, उनकी थाली वैसे ही ढकी रखी है। सावित्री हूं कहकर चली गई। उसका दुश्चिंताग्रस्त मन निर्भय निश्चिंत होने के साथ ही फिर ईर्ष्या से जल उठा।